नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता जया जादवानी जी ने लिखी है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में दया जादवानी जी ने आशा का संचार करने का संदेश दिया है। ये आशावादी कविता है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। लोग हमेशा करते रहते हैं कि ये बहुत बुरा वक्त आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है कि अब तो कोई धर्म ही नहीं रहा, किसी का कुछ अता पता ही नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। यानी चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है। उस नकारात्मकता को दूर करने हेतु एक संदेश इस कविता के माध्यम से जया जादवानी जी ने दिया है। वो कहती है कि नहीं, समय कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन समय अभी भी नहीं है। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन समय नहीं है, वो ये बता रही हैं। फिर वो कहती हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। मतलब कि जो चिड़िया है उसकी चोंच में एक तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए कि ये तिनका क्या है। तिनका प्रतीक है सृजन का, निर्माण का, जीने की इच्छा का, जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा का। यानी केवल मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी अभी जीना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपना सृजन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन के उद्देश्यों के साथ। माना कि हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, वह कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और इस आधार पर वो बताना चाहती हैं कि मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी सुखद जीवन की कल्पना में वर्तमान को संवारते हैं। क्योंकि वर्तमान को संवारने के लिए ही तो वो तिनका उठाकर घोंसला बनाना चाहती है। और चिड़िया के माध्यम से लेखिका यह कवयित्री यह प्रस्तुत करती हैं कि अपने भविष्य बेपरवाह चिड़िया एक तिनका चोंच में दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रही है। वह भावी जीवन में होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं की कल्पना न करके वर्तमान को महत्व दे रही है, परिश्रम कर रही है और खुद के जीवन को सुखद बनाने का कार्य कर रही है। अर्थात हमें चिड़िया की ही तरह हम सब मनुष्य भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयास में वर्तमान में अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं। तो अभी सबसे ज्यादा कठिन समय कैसे हो सकता है? अर्थात कठिन समय नहीं है। अभी भी झरती हुई पत्ती। देखिए, वृक्षों से पत्तियां झरती हैं, यानी कि अभी भी ऐसा समय नहीं आया है कि वृक्ष पत्ती विहीन हो गए हों। अर्थात अभी भी वृक्षों से पत्तियां झरती हैं। एक अर्थ तो इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ हम देखिए अगली लाइन को जोड़ते हुए देखते हैं कि अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा एक हाथ। कि किसी वृक्ष से कोई पत्ती झर रही है और कोई बालक उस वृक्ष के नीचे है जो उसकी पत्ती को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उसके नीचे खेल रहा है, खुश है। एक अर्थ ये हो गया। एक अर्थ इसका ये है कि अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा एक हाथ, अर्थात जो व्यक्ति गिर रहा है उसकी मदद करने के लिए अभी कोई ना कोई हाथ खड़ा है, अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, उसको सहारा देने के लिए खड़ा है।
अर्थात मदद के लिए, गिरते हुए मनुष्य की सहायता के लिए अभी सहायता करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अर्थात लोग सहायता करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी सबसे ज्यादा बुरा समय आ गया, सबसे कठिन समय आ गया है? अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। लोग अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सृजन के कार्यों हेतु आते जाते रहते हैं। तो आज भी रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जो अपने वर्तमान में अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है, अर्थात रेलगाड़ी अपने नियत स्थान से दूसरे नियत स्थान तक जाती है और लोगों को उनके उनके नियत स्थानों पर छोड़ती हुई जाती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी देखिए रेलगाड़ी यहां पर प्रतीक आगे बढ़ने का है, गंतव्य तक पहुंचना, अर्थात हमको अपने नियत स्थान तक पहुंचना, अर्थात जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, अर्थात हम जितनी उन्नति करना चाहते हैं उस उन्नति तक पहुंचना, यह रेलगाड़ी इसका प्रतीक है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात आज भी हमारे जो सामाजिक संबंध हैं वह इतने सुदृढ़ हैं कि जब हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे स्वागत की तैयारी कर रहा होता है, हमारे इंतजार में रहता है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। इस बात से हम यह कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा कठिन समय नहीं आया है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी हमारे परिवार में, हमारे सामाजिक संबंधों में इस प्रकार की मधुरता बनी हुई है कि लोग इंतजार करते हैं कि हमारा अपना प्रिय आने वाला है। सूरज डूब गया है, सूरज प्रतीक है, सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? कि अब आराम का समय हो गया है, विश्राम का समय हो गया है। आपने देखा होगा पशु पक्षियों को भी जब शाम के समय सूरज डूबने वाला होता है तो वह अपने अपने नियत स्थानों पर, नियत स्थानों की ओर बढ़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, आने लगते हैं। तो अभी भी सूरज डूबने से पहले हमारे घर में इस बात की चिंता करने वाले, हमारे अपने इस बात की चिंता करने वाले लोग हैं कि सूरज डूबने से पहले घर पर आ जाओ। सूरज डूबना वैसे प्रतीक होता है निराशा का, सूरज डूबना अंधकार का, क्योंकि सूरज डूबने का मतलब क्या? अंधकार होता है और अंधकार कठिन समय होता है। तो अभी भी लोग ये चिंता करते हैं हमारे अपने कि कठिन समय प्रारंभ होने से पूर्व सुरक्षित स्थान पर आ जाओ, यानी घर आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। देखिए हम सब ने बचपन में दादी, नानी, बड़े भाई बहन, मामा जी, अपने समस्त सगे संबंधियों से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जो सदियों से सभी लोग सुनाते चले आ रहे हैं। अर्थात जो सदियों से जो कार्य हो रहा है वह आज भी हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बहुत बुरा समय आ गया है? अर्थात जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वह परंपराएं भी जीवित हैं और हमारे अस्तित्व के निखार के लिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हमारी अच्छे गुणों के विकास के लिए हमारी परंपराओं का जीवित रहना परम आवश्यक है। अर्थात ये परंपराएं अभी जीवित हैं कि हमारी नानी हमें कहानी, और उन कहानियों के माध्यम से हमारी दादी या नानी हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे नैतिक कर्तव्य और कर्तव्य बोध के साथ साथ बहुत सारे ज्ञान की ऐसी बातें बता देती हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखिए हमारी नानी दादी परियों की कहानियां सुनाती चली आ रही हैं, दूसरे लोगों की कहानियां सुनाती चली आ रही हैं। ये इस बात की द्योतक हैं कि हम दूसरे लोक अर्थात वैज्ञानिक आधार पर अंतरिक्ष की कहानियों को भी, अर्थात अपनी पृथ्वी से दूसरे लोगों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे ग्रहों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये काल्पनिक कहानियां हमारी दादी नानी सदियों से सुनाती चली आ रही हैं।
चाहे वो कहानी परियों की रही हो, चाहे वह कहानी देवताओं से संबंधित रही हो। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वह हमारे पूर्वजों से, हमारी दादी नानी से हमें प्राप्त होती चली आ रही हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है कि अभी अभी आती है एक बस। यहां बस किसका प्रतीक है? बस प्रतीक है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले माध्यमों का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले यात्रा के साधनों का। बस प्रतीक है उन स्पेसशिप का, बस प्रतीक है उन अज्ञात परियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का, जिन्हें हम उड़न खटोलों के रूप में या अन्य रूप में हम देखते चले आए हैं। तो आज भी हम कल्पनाओं के आधार पर बहुत सारी कहानियों को सुनते हैं, क्योंकि कल्पना आधार होती है ज्ञान का। जब हम कल्पना करते हैं तो उस उद्देश्य, उस कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो बचपन से ही हमारी दादी नानी हमको बहुत सारी कल्पनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, अंतरिक्ष ज्ञान के लिए, दूसरे ग्रहों के ज्ञान के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने आसपास के ग्रहों, अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास के सामाजिक जीवन के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनकी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, उनके विषय में जानकारी अर्जित करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। तो कहते हैं कि अभी ये सब कार्य हो रहे हैं, एक दूसरे की खबर हम लोग लेते रहते हैं, एक दूसरे के विषय में हम सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। देखिए, सूचनाएं प्राप्त करना क्या, हम किसी को फ़ोन करते हैं, हमने बुआ जी को फ़ोन किया, तो फ़ोन करने का मतलब हमारा क्या है? सूचना प्राप्त करना है, घर में सब कुशल मंगल हैं या नहीं, सब लोग ठीक हैं या नहीं, यदि कोई समस्या है तो हम क्या सहायता कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करना इसी को कहते हैं। तो हम आज भी अपनों की चिंता में लगे हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सबसे ज़्यादा कठिन समय नहीं है, अर्थात अभी भी बहुत ज़्यादा कठिन समय नहीं आया है। हम जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।